उनका अभिनंदन करती हूँ। माननीय जिला परिषद पार्षद मैम समरुन्निसा मैम और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सर का अभिनंदन करूंगी, उनका आभार व्यक्त करूंगी। साथियों, माननीय कांशीराम जी कहते थे कि अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना है तो हमारे घर में हमारी बहन होती है, हमारी बेटी होती है, हमारी माता होती है, हमारी पत्नी होती है, कम से कम 4 महिलाएं होती हैं। एक महिला को तो भी लेके जाना चाहिए, ऐसा माननीय कांशीराम जी ने कहा था। और माननीय कांशीराम जी ने उसी तरह से मिशन चलाई और माननीय कांशीराम जी अपने मिशन में कामयाब हुए। जिन लोगों को वर्षों से वंचित किया था, सभी अधिकारों से, शिक्षा, संपत्ति, राजकीय सत्ता, सभी अधिकारों से वंचित किया था, उन लोगों की सत्ता उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रस्थापित की थी, क्योंकि महिलाओं का साथ उन्होंने लिया और महिलाओं ने साथ दिया। हम इतिहास में देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी, उन सभी लड़ाई में महिलाएं शरीक थी और ये सभी लड़ाई में हमारे मुस्लिम भाई भी शरीक थे। इस देश में चमन खिलाने के लिए, इस देश को आजाद करने के लिए हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ थे। शिवाजी महाराज की अगर लड़ाई हम देखते हैं, शिवाजी महाराज का पहला पिक्चर तैयार करने वाला मीर मोहम्मद मुस्लिम था। शिवाजी महाराज का वकील मुस्लिम था। शिवाजी महाराज का दरिया सारंग, बोले तो समुद्र पर जो सैनिक दल होता है उसको आर्मर दल बोला जाता है, उसका प्रमुख मुस्लिम था। जो आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में जो कैद उन्हें किया गया था, तो तब उनके साथ में जो थे सेवा करने के लिए, वो भी मुस्लिम थे। ऐसे 10 मुस्लिम जो थे उनके पास के थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में भी, नौकरियों में भी 38% मुस्लिम थे। तो इस तरह से मुस्लिम कोई अलग नहीं है, मुस्लिम हमारे खून के भाई हैं। ये डीएनए रिसर्च ने साबित किया है। यहाँ जो डीएनए रिसर्च हुआ, जिस डीएनए रिसर्च में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, लिंगायत, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और सिख, ये 6 धर्म के जो लोग हैं, और हम एससी, एसटी, ओबीसी और उनकी महिलाएं भी, मनुवादी की महिलाएं भी, हमारा डीएनए 99% मिला, बोले तो 100% मिला। यानी हम लोग एक ब्लड ब्रदर है, एक डीएनए के हैं। मगर हमारे साथ बहुत षड्यंत्र वर्षों से हो रहा है। तो जो लड़ाई लड़ी गई, इनमें हमारे मुस्लिम भाई ने बहुत साथ दिया है। शिवाजी महाराज के आंदोलन में साथ दिया है, महात्मा फुले के आंदोलन में साथ दिया है। महात्मा फुले को जब यहाँ के मनुवादी लोगों ने घर से निकाल दिया था, अपने पिताजी के घर से, तब उन्होंने, उनके मुस्लिम एक साथी थे, उन्होंने उनको साथ दिया था, अपने घर में रखा, रहने के लिए जगह दी। और उनकी बहन जो थी फातिमा शेख, उन्होंने भी महात्मा फुले के साथ और सावित्रीबाई फुले के साथ उन्होंने भी कार्य किया। कंधे से कंधा मिलाकर, सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फातिमा शेख ने लड़ाई लड़ी, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी मुस्लिम बहनों को मैं आह्वान करूंगी, हम तो निकले हैं ये लड़ाई लड़ने के लिए, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं आपको भी आह्वान करूंगी कि आप भी फातिमा शेख बनो और हमारे साथ दो। साथियों, कुरान ने आपको आदेश दिया है कि मजलूमों का साथ दो, मजलूमों का साथ दो। यहाँ मसावात स्थापित करने के लिए मजलूमों का साथ दो, ऐसा आपको कुरान ने आदेश दिया है। मगर आज हमारे लोग जालिमों को साथ दे रहे हैं, हमारे लोग जालिमों को साथ दे रहे हैं, इसीलिए समस्याओं का निर्माण हुआ है। तो अगर इस समस्याओं का समाधान हम करना चाहते हैं, तो वंचित घटक जो है, वंचित है, गरीब है, जो मजलूम है, उनको साथ देना होगा। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे, तो भविष्य में जो कम आवाज नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती,
आगे चलकर उन्हें लाशें उठानी पड़ेगी। तो ये हमें जानना होगा, ये समझना होगा, और एक आकर, हम कोई अलग अलग नहीं है, हम एक है, एक खून के ब्लड ब्रदर है। हमें एक आना होगा और ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि समस्या आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। आज महंगाई जो बढ़ गई है तो ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। आज हमारे सबके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा जो संविधान के जरिए हम आज शिक्षित हुए हैं, आप में भी शिक्षित लोग हैं, मैं भी शिक्षित हूँ। मैंने 20-25 साल नौकरी की है एक शिक्षिका के तौर पर। बाद में मैंने VRS लिया, रेजिग्नेशन दिया और फुल टाइम आज काम कर रही हूँ। तो हमारे समाज में जो भी आज प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर दिख रहे हैं, ये संविधान के जरिए आज ये पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ है। तो संविधान को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबकी समस्याएं निर्माण हुई है। आज मुस्लिम लोगों को अतिरेकी के नाम पर मारा डाला जा रहा है, किसको जेल में बंद किया जा रहा है। आज 50% ऐसा वर्ग, मुस्लिम वर्ग आज जेल में है जो टैलेंटेड, IT किया हुआ, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे मुस्लिम लोगों के, उनको जेल में डाला जा रहा है। 10 साल 20 साल उनको जेल में सड़ा रहे हैं और बाद में उनका कोई गुनाह साबित भी नहीं होता और बाद में उनको छोड़ा जा रहा है। इस तरह से उन पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? हमें उठाना होगा। हम तो तैयार हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब, वामसेक भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर दिन इन मनुवादियों के खिलाफ में उन्होंने बगावत की है, आवाज उठा रहे हैं। उनको आपको साथ देना होगा। आज कई सारी समस्याएं निर्माण हो चुकी है। आज शिक्षा बंद कर किया जा रहा है। जो सरकार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। आज सरकारी स्कूल थी, इसीलिए आज हमारे बहुजन समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील दिखाई दे रहे हैं। ये सरकारी स्कूलें बंद करने का निर्णय लिया है। जिसकी पट संख्या 20 है, वो पट संख्या वाले स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है और शिक्षा का निजीकरण करके आज शिक्षा महंगी कर दी गई है। ये शिक्षा महंगी कर दी गई है, निजी कर दी गई है, तो उसकी फीस क्या हमारा लोग भर सकेंगे? हमारा समाज तो गरीब समाज है, मजदूरी करने वाला है, छोटे छोटे व्यापार करने वाला है, टिन टप्पर बेचने वाला समाज है। वो क्या इतनी फीस भर सकेंगे? नहीं भर सकेंगे। तो इस माध्यम से हमारा एजुकेशन, हमारी पढ़ाई बंद कर दी जा रही है। निजीकरण का कानून लाया 1990 में कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर, LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये निजीकरण का कानून लाया और हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया। आरक्षण तो मुस्लिम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं यहाँ के मूल निवासी है। ये जो कौम है, ये कोई बाहर से आया हुआ कौम नहीं है, यहाँ के पैदाइशी है, यहाँ के भूमि पुत्र है, यहाँ के भूमि के मालिक है। उनका भी उतना ही अधिकार है संविधान पर, और बाबा साहब ने हर एक कैटेगरी को वो अधिकार दिया है। आज मुस्लिम लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि आज मुस्लिम लोगों के किचन में झांका जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो लोग क्या खा रहे हैं और उन लोगों ने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बिरयानी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, ये भी देखा जा रहा है। वो क्या खा रहे हैं। अगर कोई एक घटना घटी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मगर वो नॉनवेज लेके जा रहे थे मुस्लिम के कुछ बच्चे, उन पर आरोप लगाया गया कि ये गाय का मांस है और उनको मार कर पीट कर जेल में डाला गया। हमारी महिलाओं को बुर्का पहनने का ये कुरान ने आदेश दिया है। ये कुरान का कानून है जिसे हम मानते हैं, और ये अधिकार बाबा साहब ने कलम 25 से 29 तक जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, वो हमारा अधिकार है। बुर्का पहनना ये हमारा अधिकार है, ये कुरान ने हमें अधिकार दिया है। उसके विरोध में बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को ना किसी को। मगर एक बच्ची, हमारी मुस्लिम बच्ची बुर्का पहनकर वो कॉलेज में जाती है तो उसको रोकने के लिए कई गुंडे आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के कई गुंडे आते हैं, और इस कॉलेज में बुर्का पहनने का अधिकार नहीं है, ऐसा उसको रोका जाता है। मगर वो शेरनी बच्ची नारे देते हुए वहां से जाती है, बिल्कुल रुकती नहीं, और नारे देते हुए वो कॉलेज में जाती है। ऐसी शेरनी बेटियां हमारे खून में है, ये ऐसी बेटियां निर्माण होनी चाहिए। इस मनुवाद का विरोध करने के लिए ऐसी बेटियां हमें पैदा करनी होगी, निर्माण करनी होगी। जगह जगह पर ऐसा हमें विरोध किया जा रहा है, हम पर अत्याचार किए
किए जा रहे हैं। साथियों, ये जो लड़ाई लड़ी गई तो बाबा साहब को भी मुस्लिम समाज ने बहुत मदद की है। बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए इन लोगों ने बहुत विरोध किया, कांग्रेस ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बाबा साहब को संविधान सभा में आने के लिए संविधान लिखना तो बाद में रहा, मगर उसके लिए संविधान सभा गठित की गई और वो संविधान सभा में आने के लिए बाबा साहब के लिए दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद है, ऐसी भूमिका कांग्रेस ने ली। तब वेस्ट बंगाल के मुस्लिम भाइयों ने बाबा साहब को बुलाया और बोला कि यहाँ से लड़ाई लड़ो, यहाँ से लड़ाई लड़ो, हम हमारी सीट पीछे लेते हैं और आपको ये सीट देते हैं, लड़ाई लड़ो। और वहां के मुस्लिम भाइयों ने बाबा साहब को चुनकर संविधान सभा में भेजा, इसीलिए बाबा साहब संविधान में सभा में जा सके। फिर भी कांग्रेस ने उनके साथ षड्यंत्र किया। जिन 4 जिलों से बाबा साहब चुनकर गए थे संविधान सभा में, फाड़ने के वक्त जब फाड़ने हुई इस देश में, तब ये 4 जिले खुलना, बोरीशाल और 2 कुछ जिले, वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए कि आप चुनकर भेजते हो ना बाबा साहब को। समय हमारा हो गया, जो साथी नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं चलें, और बाकी सभा चलने दीजिए, ठीक है, चलने दीजिए। हाँ, जिसको जाना होगा। और सभा आप अपनी चला लीजिए, 30 मिनट के अंदर हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। अगर आए लोग तो चलते रहने दीजिए। तो इस तरह से बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का कार्य मुस्लिम भाइयों ने किया है। इसके लिए हम मुस्लिम भाइयों के एहसानमंद है, ये एहसान हम जानते हैं। तो साथियों, आज सबकी समस्याएं हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी जा रही है, आज मुस्लिम लोगों की समस्याएं है, आज आदिवासियों को नक्सलिस्ट के नाम पर मारा डाला जा रहा है, ओबीसियों को उसके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि आज SC/ST को दिए जा रहे हैं, मगर ओबीसी की गिनती को विरोध किया जा रहा है। आज देश में ओबीसी इतना बड़ा तबका है, आज 60 या 65% तबका है, तो उनको अगर उनके हक अधिकार देते हैं तो ये जो तबका है ये विकास होगा और विकास होकर वो सत्ता में जा सकता है। इसीलिए उनको विरोध किया जा रहा है और उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। केवल 27% पर उनको रोका जा रहा है। उनके 314 बच्चे जब कलेक्टर की परीक्षा पास होते हैं और मसूरी में जाकर ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो उनको क्रिमिनल के शर्त लगाकर उनको अपात्र घोषित किया जाता है और इस तरह से उनके साथ अन्याय किया जाता है। आज ओबीसी की समस्याएं हैं, आदिवासी की समस्याएं हैं, मुस्लिम लोगों की समस्याएं हैं, सबकी समस्याएं हैं। आज हमारे बच्चे हर घर में पढ़ रहे हैं, मगर बेरोजगारी की एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। उनके लिए नौकरी का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। हमारे जमाने में जब हमारा D.Ed B.Ed होता था और हमारा रिजल्ट आने के पहले ही हमें ऑर्डर मिलती थी, मगर आज पढ़े लिखकर डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं बच्चे, और कोई कंपनी में 10,000 15,000 पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट में 5,000 6,000 पर काम कर रहे हैं। क्या 5-6 हजार में 10,000 में हम हमारा गुजारा कर सकते हैं, जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस तरह का लाचार जीवन और एक गुलामी का जीवन हमारे लिए इन लोगों ने लाया है, इसके विरोध में हमें संघर्ष करना होगा। बाबा साहब बोलते हैं कि अगर ये सरकार आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आपको मैं आदेश देता हूँ, क्या आदेश देता हूँ कि ये सत्ता की आपको हस्तगित करनी पड़ेगी, ये सत्ता की लेनी होगी। जाओ और अपने दीवारों पर लिखो कि आपको सत्ताधारी जमात बनना है। मगर हम लोगों ने इस बारे में कभी सोचा नहीं। आज भारत देश में बहुजनों की एक भी पार्टी नहीं है। केवल कांशीराम जी ने एक बहुजनों की पार्टी निकाली थी, मगर ब्राह्मणों ने घुसखोरी करके उसको भी खत्म कर दिया। आज माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये पार्टी हमारे लिए पर्याय है। तो इन लोगों को हम जो हमारे आवाज उठाएंगी, हमारी समस्याओं के बारे में बात करेगा, उसके हाथ हमें उसको साथ देना होगा। तो साथियों, कई सारी समस्याएं हैं। आज ये बेरोजगारी बड़े पैमाने पे निर्माण हुई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। बिल्किस बानो का उदाहरण आपके सामने है। गुजरात में जो दंगल हुई थी 2002 में, तब उस पर अत्याचार हुए और जो अंदर थे अत्याचारी बलात्कारी करने वाले, तो उन्होंने एप्लीकेशन किया। क्या एप्लीकेशन किया कि हम तो ब्राह्मण लोग हैं,
हमें दंडित नहीं किया जाता। हम मनुस्मृति में हमें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, तो हमें पनिशमेंट मत दीजिए। और उनको छोड़ा गया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने मिठाई बांटी, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ये व्यवस्था निर्माण हुई है। हमारे महापुरुषों ने महिलाओं का सम्मान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं का सम्मान करते थे। यहाँ महिला प्रधान, मातृ प्रधान संस्कृति थी, सभ्यता थी। भारत देश में महिला इस देश की मुखिया हुआ करती थी, राजपाट संभालती थी, हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर लड़ाई करती थी। इतनी ताकतवर महिला होने के बावजूद भी आज महिलाओं के साथ ये ऐसी हरकतें हो रही है। महिलाओं को आज गुलाम बनाया दिया जा रहा है। तो महिला जो शक्ति है उसको जागृत करना होगा, महिला शक्ति को बाहर आना होगा। ये हम लड़ाई जो लड़ना चाहते हैं केवल अकेला पुरुष नहीं लड़ सकता। इतिहास ने साबित किया है, जब जब महिला आगे आई है तब उस लड़ाई में हम लोग सफल हुए हैं। 50% देश में महिला शक्ति है। ये महिला शक्ति घर में रहती है तो कोई भी लड़ाई सक्सेस नहीं हो सकती। हमें आंदोलन में आना होगा। माता फातिमा शेख का उदाहरण हमारे सामने है। साथियों, ये सब जो समस्याएं हैं इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण ये है ईवीएम मशीन। ये ईवीएम मशीन किसने लाई, क्यों लाई और इसके परिणाम क्या हुए, यह हमें जानना होगा। ये मशीन कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट इन ब्राह्मणों की पार्टियों ने लाई है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी इन्होंने प्रस्ताव रखा, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको अनुमोदन दिया, कम्युनिस्ट के प्रकाश खरात इन्होंने सिग्नेचर की और एक प्रस्ताव पारित हुआ। और 1982 में ये लाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 80 के दशक में फॉरेन में अमेरिका, जापान ने ये मशीनें फेंक दी थी क्योंकि उनके ध्यान में आया कि इसमें विश्वासार्हता नहीं होती है, इसमें घोटाला होता है, इसमें गड़बड़ी होती है। ये उनके ध्यान में आया और उन्होंने फेंक दी, उस पर बैन लगाया। तो उस पर बैन लगाया तो इंदिरा गांधी को लगाया, उसमें घोटाला होता है तो हमारे काम की चीज। और दूसरी बात, हमारे भारत देश में माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजनों का आंदोलन खड़ा हो चुका था और माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग 85% है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी हम 85% है। आप तो केवल 3% हो। आप तो गांव के मुखिया तक नहीं बन सकते, इतनी भी वोटिंग आपके तरफ नहीं है। हमारे तरफ 85% वोट है। राजा बनने का अधिकार तो हमें मिलना चाहिए। राजा बनने का अधिकार तो हमारा है, हम राजा बनेंगे। हम अब जागरूक हो चुके हैं। ऐसा जब उन्होंने नारा दिया तो इंदिरा गांधी जागरूक हुई और उसने सोचा कि आने वाले दिनों में हमारा शासन आने वाला नहीं है, तो ये ईवीएम मशीन लाना होगा। उसने ईवीएम मशीन लाई और 2004 में और 2009 में उसमें घोटाला करके कांग्रेस सत्ता पर गई। तो इसके सभी सबूत बीजेपी ने इकट्ठा किए। सुब्रमण्यम स्वामी ने सभी सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की। तो वो सबूत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया। जजमेंट ये दिया कि ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सब सबूत छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कानून होता है, ये कानून लागू होना चाहिए था। और 13 के बाद 14 में 19 में ईवीएम पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, मगर ये कानून नहीं लागू किया गया क्योंकि चुनाव आयोग में उनके ही लोग बैठे हैं। आज जो भारत देश के इस लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, इस पर आज उनका ही अनियंत्रित नियंत्रण है। आज चुनाव आयोग में भी वही लोग हैं, आज विधायिका में वही लोग हैं, आज न्यायपालिका में वही लोग हैं, चुनाव आयोग में वही लोग हैं। तो चुनाव आयोग ने ईवीएम हटाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ दिया और 2014 में और 19 में भी ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन हुआ। और 2019 में और 14 में और 19 में बीजेपी ने गड़बड़ी करके, घोटाला करके सत्ता पर गई। जब कांग्रेस के विरोध में बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में गई तब कांग्रेस को लगा कि हमारी पोल खोलने वाली है,
तो दोनों में आपस में समझौता हुआ कि 10 साल हम लोगों ने लिया, 10 साल आप ले सकते हो। ऐसा आपस में समझौता करके ये 14 में और 19 में बीजेपी ने घोटाला करके सत्ता पर गई। इसके मैं आपको कुछ सबूत बताना चाहूंगी कि हमारे महाराष्ट्र में रविंद्र राणे है, प्रोफेसर रविंद्र राणे, जो 14 के इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में खड़े थे। दूसरा, बंबई में शिरसाट नाम के व्यक्ति महापालिका के चुनाव में खड़े थे। तीसरा, तमिलनाडु में जस्टिस चंद्र कुमार खड़े थे 2018 के विधानसभा इलेक्शन में। इनको 0 वोटिंग मिला। 0 वोटिंग कैसे मिल सकता है? मुझे लगता है कि नहीं मिलना चाहिए। उम्मीदवार के पहचान के कम से कम 200-300 लोग होने चाहिए, नहीं 200-300, 50-100 लोग पहचान के होने चाहिए, नहीं 5-50। मेरे घर में जो मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है और मैं, मेरे 5-6 वोट मिलना चाहिए। अगर 5-6 वोट नहीं मिलते हैं तो कम से कम मेरा खुद का 1 वोट मुझे मिलना चाहिए। अगर मुझे 1 भी वोट नहीं मिलता है, मुझे 0 वोट मिलता है, तो मेरे वोट की चोरी ये मशीन, ईवीएम मशीन कर रही है। तो ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। क्या आपको यकीन आता है कि 0 वोटिंग मिल सकता है? नहीं, 0 वोटिंग नहीं मिलना चाहिए। कम से कम 1 तो भी वोट मिलना चाहिए। इस तरह से गड़बड़ी हो रही है। और साथियों, ये जो हम वोटिंग करते हैं, ये अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, ये मूलभूत अधिकार है। संविधान ने हमें कलम 19 के तहत या हमें आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है, ये एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है। हम हमारा विचार व्यक्त करते हैं कि कौन हमारा अच्छा कैंडिडेट है, कौन उम्मीदवार है, उसको वोटिंग करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। उसका हनन किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है। और दूसरा, संविधान के विरोध में जो कानून थे, वो बाबा साहब ने आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट है उसके जरिए सभी कानून रद्द कर दिए हैं। जो कानून संविधान के विरोध में है, वो सभी कानून बाबा साहब ने मनुस्मृति के साथ सभी कानून रद्द कर दिए हैं। फिर ये कैसे चल रहा है संविधान के विरोध में? चुनाव आयोग ने ऐसे रूल बनाए, जो 56C है, 56D है, 49A है, ये जो रूल बनाए हैं ये संविधान के विरोध में है। संविधान हमें आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार देता है, और ये जो 56C है वो कहता है कि केवल 2nd नंबर के उम्मीदवार को ऑब्जेक्शन लेने का, रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार है। तो 3रे नंबर के उम्मीदवार को, 4थे नंबर के उम्मीदवार को, 5वें नंबर के उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग करने की अधिकार नहीं है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 14 के तहत हमें समानता का अधिकार दिया है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है। और ये अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट को है? ये चुनाव आयोग को ये अधिकार है? नहीं है। ये किसी को भी अधिकार नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट का अधिकार छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है, मगर ये छीना जा रहा है, लोकतंत्र की खत्म किया जा रहा है। गड़बड़ी 130 करोड़ लोगों के साथ उनका लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी करके ये लोग सत्ता पर जा रहे हैं। अभी हमारे वोटों की उनको जरूरत नहीं रही, तो हमारी समस्याओं का समाधान करने की उनको जरूरत रही नहीं रही, तो फिर वो कैसे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये उसके परिणाम हुए कि हमारा आज संविधान खत्म किया जा रहा है और हमारे समस्याओं का समाधान करने की उनको जरूरत नहीं रही, हमारे वोटों की उनको जरूरत नहीं रही। तो अब क्या करना चाहिए? क्या हाथ पे हाथ देखकर हमारे घरों में हम लोगों ने बैठना चाहिए? आने वाली पीढ़ियों के सभी अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। अगर हमारे महापुरुषों ने अपने अपने घरों में रहते थे तो आज हमें आजादी नहीं मिलती थी, यह अच्छा जीवन नहीं मिलता था। हमारे महापुरुषों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, इसीलिए हमें यह अच्छा जीवन मिला, यह संविधान मिला। तो यह संविधान बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो हमारे अधिकार है। ये संविधान बचाने के लिए हमें आगे आना होगा और भविष्य में आप लोग संविधान बचाने के लिए जरूर आगे आएंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद के साथ आपने मुझे यहाँ सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद।
जय मूल निवासी, जय भारत।